नमः संस्कृता साथियों, मैं पुष्पा यादव आप सभी साथियों का अपने चैनल लक्ष्य संस्कृतम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, हम जो है अध्ययन कर रहे थे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पर संधि प्रकरण। संधि प्रकरण में साथियों हम स्वर संधि का अध्ययन कर चुके हैं क्रमशः, उसके बाद व्यंजन संधि का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे थे। तो विसर्ग संधि में साथियों हमने 3 सूत्रों को पढ़ा दिया, सस जुसोरु खरवसानयो विसर्जनीय और विसर्जनीय सह। इन 3 सूत्रों को हमने पढ़ाया। 3 सूत्र क्या थे? जैसे सस जुसोरु में विसर्ग संधि में हम विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे थे। तो विसर्ग संधि में हमने पढ़ाया सस जुसो रू। सस जुसो रू पहला सूत्र था हमारा। फिर उसके बाद सस जुसो रू सूत्र कहता है सस का सा अगर आए तो इस सा का क्या हो जाता है? रा हो जाता है, तो सर हो जाएगा। यानी सस का सा या सा, इस सा का क्या हो जाता है साथियों? रा हो जाता है। और सजुस का जो ये दंत मूर्धन्य सा है, इस सजुस के सा का भी कौन सा आदेश करता है साथियों? रा। तो हमारा ये शब्द बन जाता है सजुर। फिर इस रा का विसर्ग कर देता है कौन सा सूत्र? खरवसानो विसर्जनीय। और इस सा का इसमें हमने जैसे रामस बताया था, रामस, इस रामस का रा हो जाता है साथियों, तो ये हमारा शब्द बनता है रामर। फिर रामर का क्या हो जाता है? खरवसानो विसर्जनीय से विसर्ग होके रामह बनता है। फिर रामह का विसर्जनीय सा से विसर्ग होके रामस बन जाता है। ये हमने बताया था। उसी तरह से सजुस का सा का रा हो गया ससजुसोरु से, फिर रा का खरवसानो विसर्जनीय से विसर्ग हो गया, फिर विसर्ग का हमारा ससजुस विसर्जनीय सा से क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। तो सजुस शब्द बना। क्या बन जाएगा हमारा? सजुस शब्द बना। तो ये सूत्र हमने इसमें पढ़ाया। इसमें ससजुसोरु पढ़ाया था। दूसरा सूत्र हमारा था साथियों, क्या था? खरवसानयो विसर्जनीय। खरा वसा नयो विसर्जनीय, दूसरा सूत्र हमारा था। इसको हमने पढ़ाया, हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। फिर अगला सूत्र हम पढ़ाए थे विसर्जनीय सा। विसर्जनीय सा। तो इतने सूत्र का नियम लगेगा। विसर्जनीय सा मतलब विसर्ग का सबसे पहले क्या होता है साथियों? सा हो जाता है। विसर्ग का सा हो जाता है। फिर इसी सा का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। सा का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। और रा का पुनः क्या हो जाता है? विसर्ग हो जाता है। हमने पढ़ाया था कि विसर्ग संधि में ये सर्किल चलती रहती है। जैसे रामस का सा है, ये सा का रा हो गया किस सूत्र से? ससजुसोरु से। और सजुस का सा है, इस सजुस के सा का रा हो गया किस सूत्र से? ससजुसोरु से। फिर इस रा का विसर्ग कर दिया खरावसानयो विसर्जनीय, सूत्र विसर्ग कर दिया। फिर इस विसर्ग का सा हो गया विसर्जनीय से सह से। उसी तरह से रामस का रामर हो गया जब, तो रामर के रा का विसर्जनीय खरावसानयो विसर्जनीय विसर्ग करके रामह शब्द बना। और रामह में फिर विसर्ग संधि का जब नियम लगेगा तो विसर्जनीय सा से विसर्ग के बाद कोई खर प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। तो ये रामस का रामह का रामस हो गया। यानी विसर्ग संधि में साथियों विसर्ग का सा साकारा रा का फिर विसर्ग का सा साकारा रा का फिर, ये सर्किल ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। अब हम अध्ययन करेंगे जो हमारा अगला सूत्र है। अगले सूत्र में अगला सूत्र हमारा है वासरी।
विसर्ग संधि का अगला सूत्र आज हम अध्ययन करेंगे। अगले सूत्र का नाम है हमारा वासरी। वासरी वासरी सूत्र हमारा क्या कहता है? वासरी सूत्र हमारा कहता है कि अगर विसर्ग आए और विसर्ग के बाद जो हमारा सर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर सा होता है, लेकिन कैसे होता है? वा का मतलब होता है विकल्प से होता है। विसर्ग संधि का ये जो सूत्र वासरी है कह रहा है विसर्ग के बाद क्या आए? सर प्रत्याहार आए। सर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए। सर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो कह रहा है सूत्र हमारा, सर प्रत्याहार का अगर कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर दंत सा हो जाता है, लेकिन कैसे होता है? दंत सा हो जाता है, दंत सा विकल्प से हो जाता है। कैसे हो जाता है? विकल्प से हो जाता है। ये हमारे वासरी सूत्र की परिभाषा है। वासरी कह रहा है विसर्ग के बाद अगर सर प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो विसर्ग का सा होता है, लेकिन विकल्प से होता है। वा का मतलब होता है विकल्प। क्या मतलब होता है? विकल्प से। जैसे इसके अंतर्गत उदाहरण है, इसके अंतर्गत हमारा उदाहरण है जैसे बाबूराम सक्सेना की जो पुस्तक संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में दिया है वो उदाहरण है हरिः धन सेते। हरिः धन सेते में अब हम यहाँ वासरी का नियम लगाएंगे। तो वासरी सूत्र कह रहा है अगर विसर्ग आता है, क्या आता है? विसर्ग। तो हरिः में विसर्ग है हमारा, फिर क्या है? उसके बाद सर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है। तो ये जो सा है ये सर का है। तीनों सा और सा हमारा सर प्रत्याहार में आ जाता है। तो सेते का जो ये सा है सर प्रत्याहार का वर्ण है। तो कह रहा विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है साथियों? सा हो जाता है और विकल्प से होता है, यानी एक बार सा होगा विसर्ग का, एक बार सा होगा और एक बार विसर्ग का सा नहीं होगा। तो यहाँ जब विसर्ग का हम सा कर दिए तो ये हमारा शब्द क्या बन गया साथियों? हरिस हो गया, क्योंकि विसर्ग का सा हो गया है तो हरिस हो गया है। धन सेते, हरिस धन सेते। अब हरिस का जो सा है ये दंत सा है, उसके बाद आया है तालव्य सा। तो यहाँ स्तोष चुनाश्चु संधि का नियम लग के इस दंत सा का तालव्य सा हो जाएगा साथियों, और हमारा शब्द क्या बन जाएगा? हमारा शब्द बन जाएगा हरि। अब इस सा का दंत सा का तालव्य सा हो गया तो तालव्य सा आधा लिखेंगे क्योंकि इसके नीचे हलंत है, फिर आगे सेते शब्द जोड़ देंगे तो हमारा शब्द क्या बन गया? हरिस सेते। अब एक रूप तो ये हो गया हरिस सेते। कह रहे अब विकल्प से होता है तो एक रूप और होगा। क्या होगा? कि हरि ही धन सेते। जब विसर्ग का हमारा सा नहीं होगा तो हमारा ये शब्द बन जाएगा हरि धन सेते, हरि सेते। क्या बना? हरि सेते दूसरा रूप। अब दो रूप बने। हरि सेते के कितने रूप बने? दो रूप बने। एक तो विसर्ग का सा हो गया, हरिस सेते हुआ, फिर यहाँ स्तोष चुनाश्चु से इस दंत सा का तालव्य सा हो के साथियों हरिस सेते बन गया। फिर जब विसर्ग का सा नहीं होगा तो क्या होगा? तो हरि धन सेते, हरि सेते ही रह जाएगा।
ये हमारा किस सूत्र से हो रहा है? वासरी से हो रहा है, क्योंकि विसर्ग के बाद यहाँ सर प्रत्याहार का वर्ण आया है साथियों, इसीलिए विसर्ग का यहाँ सा हो गया। किस सूत्र से? वासरी से। जब विसर्ग का सा हो गया तो हमारा शब्द बना हरिष्येते। फिर यहाँ अस्तोः स्टुनाष्टुः संधि का नियम लग गया, दंत सा का तालव्य सा होकर के हरिष्येते बना। और जब विसर्ग का सा नहीं होगा तो हरिः धन सेते हरिष्येते ही रह जाएगा। इसी तरह से हमारा अगला उदाहरण इसी में और दिया है। अगला जो उदाहरण हमारा है साथियों, क्या है? अगला उदाहरण हमारा है रामः धन षष्ठः। रामः धन षष्ठः है। अब रामः धन षष्ठः में विसर्ग है, रामः का के आगे क्या है? विसर्ग है। उसके बाद षष्ठा का मूर्धन्य सा है, और ये सा हमारा किस प्रत्याहार में आता है? सर में आता है। सर प्रत्याहार में तीनों सा आएंगे, तो ये मूर्धन्य सा सर में आ गया, तो वा सर का जब हम नियम लगाएंगे तो इस दंत, ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? दंत सा हो जाएगा। जब दंत सा हो जाएगा तो हमारा ये शब्द क्या बन जाएगा? रामस। रामस धन षष्ठः। रामस धन षष्ठः बना। अब रामस षष्ठा में जो रामस का दंत सा है, उसके बाद षष्ठः का मूर्धन्य सा है, तो यहाँ एक नियम और लगेगा, अस्तोः स्टुनाष्टुः संधि का नियम लग के। अस्तोः स्टुनाष्टुः संधि क्या कहता है? यदि दंत सा और ता वर्ग के बाद मूर्धन्य सा और टा वर्ग आए तो दंत सा का मूर्धन्य सा हो जाता है। और यहाँ दंत सा आया है, उसके बाद मूर्धन्य सा आया है, तो अस्तोः स्टुनाष्टुः संधि का नियम लग के इस दंत सा का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा हो जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? रामस। ये दंत सा हलंत युक्त है तो हम आधा लिखेंगे और षष्ठः शब्द जोड़ देंगे, तो रामस षष्ठः बना। क्या बन गया? एक रूपये हो गया। और जब वासरी का नियम नहीं लगेगा साथियों, तो रामः धन षष्ठः क्या हो जाएगा? रामः षष्ठः होगा। रामः षष्ठः दूसरा रूप। दो रूप हो गए, एक तो हो गया रामस षष्ठः और दूसरा हो गया रामः षष्ठः। किस सूत्र से हुआ साथियों? हमारा विसर्ग संधि में जो वासरी सूत्र है, वासरी सूत्र से। वासरी सूत्र कह रहा है विसर्ग के बाद अगर सर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग का सा हो जाता है। जब विसर्ग का सा हो गया तो रामस षष्ठा बना। फिर रामस षष्ठा जब ऐसी स्थिति हुई तो इसमें एक सूत्र अस्तोः स्टुनाष्टुः घुस गया और इस दंत सा का मूर्धन्य सा कर दिया, तो हमारा सही रूप बना रामस षष्ठा। और जब सा का ये विसर्ग का सा नहीं होगा साथियों, तो रामः धन षष्ठः रामः षष्ठः ही रहेगा। किस नियम से? वासरी सूत्र से। अब हम चलते हैं अगले सूत्र पे। अगला सूत्र हमारा क्या है? अगला सूत्र हमारा इसके बाद है कुप्पो कपौचा। कुप्पो कपौचा। कुप्पोः कुप्पोः कपौ, ऐसे लिखा है, कुप्पोः कपौचा। अगला सूत्र हमारा है कुप्पोः कपौचा। ये सूत्र हमारा कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद क्या आ जाए? यदि विसर्ग के बाद क्या आए? का खा पा फा में से कोई वर्ण आए। का खा पा फा में से कोई वर्ण आए, कोई वर्ण आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। विसर्ग का विसर्ग ही रहता है।
अथवा अथवा का खा के पहले जिह्वा मूली, का खा के पहले जिह्वा मूली और पा फा के पहले उपधमानीय हो जाता है। कुपो कपोचा सूत्र हमारा कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद आए क्या आ जाए, का खा और पा फा आए तो क्या होगा। तो कुपो कपोचा एक सूत्र हमारा है। ये सूत्र कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद का खा और पा फा कितने वर्ण आए, 4 वर्ण आए, लेकिन कौन कौन वर्ण आए, का आए अथवा का खा आए, पा आए अथवा फा आए, का खा पा फा ही आए और कोई वर्ण नहीं। कह रहा है विसर्ग के बाद यदि का खा पा फा आता है तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, अथवा का खा के पहले अगर विसर्ग आता है तो उसका जिह्वा मूलीय लग जाता है, और अगर पा फा के पहले विसर्ग आता है तो उपधमानीय हो जाता है। कैसे हो जाता है उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे हमारा उदाहरण दिया है व्याकरण प्रवेशिका में कि एकः काकः, एकः काकः। अब एकः काकः का जब हम संधि करें, विच्छेद करेंगे तो एकः काकः में क्या है, एकः यहाँ विसर्ग है, एकः के आगे विसर्ग है और फिर आया है क्या, का आया है। तो ये सूत्र कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद का खा पा फा आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। तो का आया है इसलिए विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। तो हमारा ये शब्द क्या बन जाएगा, एकः काकः, एक रुपये बना। लेकिन कह रहा अगर विसर्ग के बाद का खा पाफा आए अथवा का खा के पहले आए अगर विसर्ग तो क्या हो जाता है, जिह्वा मूली। तो यहाँ एकः काकः जब बना तो एकः में जो ये विसर्ग है साथियों उसके बाद का आया है, तो का के पहले विसर्ग आया है इसलिए इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, जिह्वा मूली। जिह्वा मूली मतलब अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग। जैसे विसर्ग का ऊपर का भाग मिटा देंगे, नीचे का भाग मिटा देंगे, तो इस तरह से जो आकृति बनती है, जैसे ये विसर्ग है, विसर्ग का ऊपर का भाग आधा मिटा दें, आधा नीचे का, तो इस तरह की जो आकृति बन गई। अगर ये आकृति का के पहले खा के पहले आए तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जिह्वा मूलीय। क्या कहा जाता है, जिह्वा मूली। और अगर यही आकृति कहाँ आए, पा फा के पहले आए तो क्या हो जाता है, उपधमानीय कहलाता है। क्या कहलाता है, उपधमानीय। तो का के पहले विसर्ग आया है तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा साथियों, जिह्वा मूलीय का बस निशान लग जाएगा और हमारा शब्द बन जाएगा एकः। और ये विसर्ग का जिह्वा मूली हो गया तो जिह्वा मूली का निशान लगा देंगे, आगे लिख देंगे काकः। तो एक रूप ये बना एकः काकः, दूसरा रूप ये बना, यानी इस विसर्ग का केवल जिह्वा मूलीय का निशान लगा देंगे बस, और कुछ नहीं है। और उसी तरह से आया है जो अगला है हमारा, अगर पाफा के पहले आए तो क्या होगा। तो जैसे दूसरा उदाहरण दिया है, सुधियः धन पाहि, सुधियः धन पाहि दिया है। अब सुधियः में क्या है, विसर्ग है, उसके बाद पा आया है, तो कह रहे हैं अगर पा फा में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा और हमारा ये शब्द बन जाएगा सुधियः, सुधियः पाहि,
सुधिया पाही, लेकिन सुधिया पाही के पहले क्या है, सुधिया पाही जब है तो इस सुधिया पाही में विसर्ग के पहले पा आया है, तो कह रहे हैं एक रूप तो ये हो गया, अथवा का खा के पहले विसर्ग है तो क्या हो जाता है, विसर्ग रहता है तो क्या हो जाता है, का खा के पहले जिह्वा मूलीय और पा फा के पहले उपधमानीय हो जाता है या बदल जाता है। तो यहाँ का खा के पहले यहाँ विसर्ग आया था तो यहाँ जिह्वा मूलीय का निशान लगा के एक का लिख देंगे। उसी तरह से ये विसर्ग यहाँ पा के पहले आया है तो हम क्या लिख देंगे, इस पा, ये जो विसर्ग हमारा है पा के पहले है तो ये जिह्वा मूलीय का निशान लगाएंगे। तो हमारा ये शब्द क्या हो जाएगा, सुधिया, सॉरी ये विसर्ग का जिह्वा मूली होगा, सुधीय जिह्वा मूली, सुधी जिह्वा मूली पाही, ये शब्द बना। यहाँ इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे जिह्वा मूली ना, सॉरी उपधमानीय कहेंगे। जिह्वा मूली कहा जाता है जब का के पहले विसर्ग आता है तो अर्ध विसर्ग में जो ये निशान बनता है उसको जिह्वा मूलीय कहते हैं, और पा फा के पहले जब विसर्ग आता है तो अर्ध चंद्राकार जो इस तरह से निशान बन जाता है उसको पा फा के पहले अगर आता है तो उसे उपधमानीय कहा जाता है। तो यहाँ पा फा के पहले आया है तो सुधिया उपधमानी पाही हो गया। यहाँ का के पहले विसर्ग आया है इसलिए एकह जिह्वा मूली काका हो गया। और जब विसर्ग का विसर्ग रहा तो एकह काकह धन एकह काकह हुआ और सुधिया धन पाही सुधिया पाही बना। तो किस सूत्र से साथियों ये हुआ, कुप्पो कपौचा से। किस सूत्र से, कुप्पो कपौचा से। अब अगला जो सूत्र हमारा है, अगला इसी में एक सूत्र और हम पढ़ा देते हैं। एक सूत्र हमारा अगला और है, वो है सर्परे वा विसर्जनीय। सर्परे वा विसर्जनीय। ये सूत्र हमारा कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद सर प्रत्याहार का वर्ण आए और विसर्ग के बाद कह रहा है यदि खर प्रत्याहार का वर्ण आए और खर प्रत्याहार का वर्ण आता है, फिर खर प्रत्याहार के बाद सर प्रत्याहार का वर्ण आता है तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। ये सूत्र हमारा कह रहा है यदि विसर्ग के बाद क्या है, यदि विसर्ग के बाद क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, खर प्रत्याहार का वर्ण आए उसके बाद सर प्रत्याहार का वर्ण आए। तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। ये है, ये सर्परे वा विसर्जनीय कह रहा है कि यदि विसर्ग आए उसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आए और खर प्रत्याहार के बाद तुरंत सर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ जाता है तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है। जैसे हमारा इसमें उदाहरण दिया है कह धन तसरुह, जैसे हमारा उदाहरण क्या है, जैसे इसके अंतर्गत व्याकरण प्रवेशिका में उदाहरण दिया है कह धन
तसरुह। अब कह धन तसरु में कह में क्या है, विसर्ग है, उसके बाद ता आया है। ये किस प्रत्याहार का वर्ण है, खर का वर्ण, खर प्रत्याहार में आता है। उसके बाद तसरु के तुरंत बाद सा आया है। ये सा हमारा किस में आ गया, सर प्रत्याहार। तो विसर्ग का क्या होगा, विसर्ग ही रहेगा। जब विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा तो ये हमारा शब्द बन जाएगा कह धन तसरु। कुछ नहीं है इसमें, यानी विसर्ग के बाद अगर खर प्रत्याहार का वर्ण आए और खर प्रत्याहार के तुरंत बाद सर प्रत्याहार का वर्ण आ जाता है तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है, विसर्ग का रूप बदलता नहीं है। तो हमारा शब्द ज्यों का त्यों रहेगा, कह धन तसरु, कह तसरु हो जाएगा। इसी तरह से एक उदाहरण और इसमें है। दूसरा उदाहरण जो हमारा है वो है घना घन नह धन छोभड़ा है, छोभड़ा है। अब घना घनह छोभड़ा में ये घनह के बाद क्या है, विसर्ग है, उसके बाद छा है। ये छा हमारा किस में आता है, खर में आता है। और ये छा तो खर में आता है, लेकिन ये छा हमारा किस किस से बना है, ये छा हमारा का धन सा से बना है। संयुक्त वर्ण है ना ये छा, ये छा दो वर्णों से मिलकर बनता है। का धन सा बराबर क्या हो जाएगा, छा। कच्छा वाला जो ये छा बनता है साथियों, का धन सा से बनता है। तो इसमें जो का है, ये का हमारा खर में आता है और ये सा हमारा सर में आता है। तो छा हमारा खर में भी आएगा और सर में भी आएगा, क्योंकि ये छा दो वर्णों से मिल के बना है। का धन सा बराबर छा। तो विसर्ग के बाद जो छा आया है ये खर में भी है और सर में भी है। तो अब या तो यहाँ ऐसे लिख दे हम, या तो यहाँ का धन सा लिखिए। का धन सा बराबर क्या हो जाएगा, छा। तो ये जो छा है साथियों, छोभड़ा का जो छा है, ये का धन सा से बना है। तो ये का खर का है और ये सा सर का है। तो ये छा जो है खर प्रत्याहार का वर्ण है और खर के तुरंत बाद सर प्रत्याहार का वर्ण है। इसलिए साथियों इस विसर्ग का क्या रहेगा, विसर्ग ही रहेगा। जब इस विसर्ग में का कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग ही रहेगा, तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, धना धनह छोभड़ा बन जाएगा। क्या हुआ, धना धना छोभड़ा, मतलब शब्द वही रहेगा। क्योंकि विसर्ग में जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हमारा शब्द घना घना छोभड़ा ही रहेगा और कह धन तसरु ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का है और ये जो सा है ये सर का है, इसलिए विसर्ग का विसर्ग रह गया। किस सूत्र से, सरपरे व विसर्जनीय से। और उसी तरह से घना घना छोभड़ा में विसर्ग के बाद जो छा है, छा साथियों हमारे दो वर्णों से मिलके बना है, का धन सा। तो का हमारा खर में आता है, सा हमारा सर प्रत्याहार में आता है, इसलिए विसर्ग का विसर्ग ही रह गया और हमारा शब्द बन गया घना घना छोभड़ा। तो ये रही आज की क्लास हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करिए। फिर हम साथियों आपसे अगले क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।